हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता था कि वेक्टर क्या होता है, वेयर फॉरेन जीन्स कैन बी इंसर्टेड एंड इट गेट रेप्लिकेटेड राइट नाउ। ठीक है, तो इसमें हमने इसके फीचर्स मतलब क्लोनिंग वेक्टर की एग्जांपल्स हम लोग अच्छे से जानते हैं राइट। जैसे प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, बैक है, यैक है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि विच इज़ कंसिडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नोन एज वेक्टर राइट। अब क्या है कि जैसे इसके फीचर्स हमने पढ़ने कि मतलब प्लाज्मिड ही क्यों क्लोनिंग वेक्टर कंसीडर किया जाता है। हमने पढ़ा था कि क्योंकि उसके पास एक ओआरआई साइट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इनिशिएट ऑफ रेप्लिकेशन एज वेल एज नंबर ऑफ कॉपीज आर फॉर्म्ड एट द टाइम्स राइट। सेम ऐसे हम लोग कह रहे थे कि एक क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट से क्या होता है कि अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगी तो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल डीएनए हम लोग फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी हमारे जीन्स में। तो एक सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए वेक्टर के साथ या वेक्टर के पास, जो हमें उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करे। विच वन इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट एंड विच वन इज़ अ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, वी शुड आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो अब हम इसके फीचर्स एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे राइट। अब इसमें क्या है कि देखिए जैसे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्या होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये है बेटा आपके पास एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। मतलब लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को पढ़ने के लिए हमने मतलब क्लोनिंग वेक्टर को पढ़ने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड तैयार किया था। ठीक है, लेट गो टू अंडरस्टैंड वी हैव टू गेट क्लोनिंग वेक्टर। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर क्या है ये, PBR322। व्हाट इज इट, दैट इज अ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर राइट। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। इसका क्या है, PBR322। ये क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम लोग PBR322 कहते हैं, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है राइट। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है तो कैसे किया गया, मतलब इसके बेस पे देखिए सिंपल हमारे पास क्या है कि इसमें देखिए जैसे ये पॉइंट PBR322, इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम करें आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का तो कैसे करते हैं। ए देखिए जैसे हमारे पास P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड राइट, B स्टैंड्स फॉर साइंटिस्ट जिन्होंने इसको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को बनाया, जो इसके पेरेंट्स हैं, विच इज़ अ बॉलीवर बॉलीवर राइट। और R स्टैंड्स फॉर रॉड्रीगेंस रॉड्रीगेंस राइट। और 322 क्या है, विच इज़ अ नंबर ऑफ प्लाज्मिड हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड, कौन सा प्लाज्मिड इन्होंने लिया है सिंथेसाइज्ड करने के लिए। तो क्लोनिंग वेक्टर में एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को इन पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने बनाया था, है ना। नंबर ऑफ प्लाज्मिड हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड दैट इज द 322। ठीक है ना। तो अब इस क्लोनिंग वेक्टर को क्यों बनाया था हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे कि PBR322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था। तो इसमें क्या किया था कि इसको साइंटिस्ट ने बनाया था। इसको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी कहा जाता है। ये किसी बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है जो बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज करे। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, बेसिकली वो क्या है, वो प्लाज्मिड है राइट। और ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया था, सिंपल। अब इसमें क्या होता है कि देखिए हमें पता था कि पार्टिकुलर किसी क्लोनिंग वेक्टर के पास इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मतलब एक ओआरआई साइट होनी चाहिए उसके पास, एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए उसके पास, और एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल बनाया तो इसके पास भी तो होने ही चाहिए ना राइट। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं प्लाज्मिड की तो वो सिंपल क्या होती हैं, आप अपने पास लिख भी सकते हैं। मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होना चाहिए प्लाज्मिड के पास राइट। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। बट हम लोग बात करेंगे जो इसके पास जब इन्होंने बनाया तो इसके पास एक ओआरआई साइट होनी चाहिए। ठीक है,
एक ORI साइट का मतलब होता है सिंगल ORI साइट होनी चाहिए किसके पास, PBr 322 के पास, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड सिंथेसाइज किया गया बाय द रॉड्रिगिंस एंड अलोंग विद बॉलवियर्स। ठीक है, इन्होंने जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया, तो इसमें सबसे पहले एक ORI साइट होनी चाहिए। वो ORI साइट क्या करती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या करेगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर रेप्लिकेशंस बिगिन, राइट। मतलब एनी फॉरेन DNA विच इज इंसर्टेड, है ना, along with ORI and replicated quickly, ये ORI साइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड 100 200 मोस्ट कॉपी फॉर्म्ड, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट ORI साइट। तो ORI साइट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग फॉरेन DNA को इंसर्ट करते हैं तो ORI साइट पे फास्ट रेप्लिकेशंस होती है, और जितनी तेज़ रेप्लिकेशंस होगी, जितनी फास्ट कॉपीज़ बनेगी, तो उतना ही एफिशिएंट ORI साइट्स कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक ORI साइट्स होना ज़रूरी होती है किसी भी पार्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर के, राइट। अब क्लोनिंग साइट क्या होता है, देखिए जैसे क्लोनिंग साइट क्या है, जैसे प्लाज्मिड में प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड क्या एक्ट करता है वेक्टर की तरह। ठीक है ना, आप लोग ना अपने पेन से लिख लिया करो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास क्या था, ये थी हमारी ORI साइट्स, इसको हम लोग क्या कहते थे, ये हमारी ORI साइट थी इसकी। ठीक है, तो ORI साइट पे जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA इंसर्ट करते थे तो इसकी रेप्लिकेशंस होना, ठीक है ना, जितनी फास्ट रेप्लिकेशंस होगी और कितनी कॉपीज़ बनानी है वो सब डिसाइड कौन करता है, ORI साइट करती है। और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट भी ORI साइट से होती है। तो जितनी फास्ट रेप्लिकेशन, जितनी फास्ट कॉपी बनेगी तो उतना ही मोर एफिशिएंट ORI साइट कहलाएगी किसी भी पार्टिकुलर प्लाज्मिड की, राइट। अब क्या है कि हम बोल रहे थे कि एक क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए प्लाज्मिड के पास, ठीक है ना, मतलब क्लोनिंग वेक्टर जो है वो तो प्लाज्मिड ही है ना, वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। तो अब इसके पास एक पार्टिकुलर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, मतलब सिंगल क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट्स फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर एक एंजाइम के लिए। देखिए ना, जैसे हमारे पास क्या है कि एंजाइम कौन कौन से हैं, देखो जैसे हमारे पास क्या है कि BAM-H1 एंजाइम है। ठीक है, देखो ना, सिंपल हमारे पास क्या होता है कि जैसे कोई भी एरो हेडेड आपको दिख रहा है ना, एरो हेड, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। तो जितने भी आपको एरो हेडेड शो हो रहे हैं ना, ये रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। क्या है ये क्लोनिंग साइट की रिकॉग्निशन साइट्स हैं। यहाँ पर एक्ट करेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अदरवाइज प्रोसेस विल बी कॉम्प्लिकेटेड वेयर द DNA इंसर्टेड। बात समझ में आ रही है? अब देखो ना, इसमें क्या होता है कि जैसे BAM आप लोग देख रहे हो तो ये एक ही जगह पे है, ठीक है ना, पूरे प्लाज्मिड में और कहीं आपको BAM नहीं दिखेगा। साल अगर है 1 एक ही जगह है, हाँ PVUL है एक ही जगह। तो कहने का मतलब है कि एक ही क्लोनिंग साइट चाहिए होती है प्लाज्मिड को, एक ही क्लोनिंग साइट चाहिए। अगर BAM1 इधर होता तो BAM1 इधर भी अगर होता, BAM1 इधर भी होता, तो कहने का मतलब कि हमें जो DNA फ्रेगमेंट से DNA का सेगमेंट था वो 2 जगह से कट हो जाता। तो जितने ज़्यादा सेगमेंट बनेंगे तो उतनी मोर कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो पार्टिकुलर एक ही क्लोनिंग साइट चाहिए हमें, ठीक है, अदरवाइज प्रोसेस विल बी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें एक साइट चाहिए क्लोनिंग साइट, वहीं पे हम अपना DNA इंसर्ट करेंगे, उसी में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक ORI साइट होनी चाहिए और एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अगर 2 क्लोनिंग साइट होंगी, मान के चलो BAM1 जैसे ये इधर भी अगर होगा तो 2 जगह पे हमारा DNA इंसर्ट हो जाएगा, मतलब 2 पीसीस बन जाएंगे, तो 2 जगह पे हमारा DNA फॉरेन DNA इंसर्ट होगा, तो वो 2 जगह कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी उसको सेपरेशंस करने में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में। ठीक है, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं बेटा जीन्स विच हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, मतलब ये जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं ये वेक्टर के अंदर होने चाहिए। हमें पता चलता है
कि जब जीन इंसर्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशंस आती है, जब हम नहीं करते हैं तो नॉन ट्रांसफॉर्म। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब हम इसी में देखते हैं बच्चे, हमने इसमें देखा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने 3 चीज़ें इसमें सीखी हैं, ऑरआई साइट, क्लोनिंग साइट और सिलेक्टेबल मार्कर। ये 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किसी भी वेक्टर के अंदर, ठीक है ना, और तभी वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ना थोड़ा डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पास क्लोनिंग वेक्टर PBR322 जो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया है बॉलवेयर्स के द्वारा, ठीक है, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम्स को देखते हैं। इसमें हम लोग अब जीन्स पे बात करेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे हम लोग बात करेंगे अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।